हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत संस्कृति के 4 अध्याय के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी एक प्रखर कवि, साहित्यकार और चिंतक के रूप में हिंदी जगत में व्याप्त रहे। वे मूलतः राष्ट्रीयता, शौर्य, तेज और पौरुष के कवि के रूप में जनता का प्यार पाते रहे। गोरा चिट्टा रंग, लंबाई 5 फुट 11 इंच, भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, ललकार भरी बुलंद आवाज़, तेज चाल और क्षिप्र बुद्धि, ये हैं वे बहिरंग विशेषताएं जिससे दिनकर का व्यक्तित्व बना है। गद्य हो अथवा पद्य, भाषण हो अथवा वार्तालाप, हर जगह दिनकर जी अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत ही सख्त एवं जीवंत भाषा के माध्यम से करते थे। वे अत्यंत अध्ययनशील और चिंतनशील भी थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समसामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण वे अपनी कविताओं, निबंधों एवं अन्य गद्य रचनाओं में जिस खूबी के साथ करने में माहिर थे, वह अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। साहित्य दिनकर जी का प्रधान क्षेत्र था, जिस पर उनका सारा यश निर्भर था। अतः अपने साहित्य की जो दशा उन्होंने निर्धारित की थी, उसे दम घोंटू वातावरण में सांस लेते हुए भी अक्षुण्ण रखा। सरकारी फाइलों पर कलम घिसते हुए भी कागज़ कलम लेकर राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति की निर्भीक आवाज़ भरी पंक्तियों में वे जोड़ते रहे। दिनकर के व्यक्तित्व में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरी आस्था और विद्रोह के प्रति सहज सम्मान, ये दोनों तत्व निहित थे। ईमानदार होने के साथ दिनकर विनयशील भी है। विनय उनका स्वभाव सिद्ध गुण है। अपनी महिमा पर वे बहुत कम ध्यान देते हैं। उनमें क्रोध और भावुकता दोनों का मिश्रण है। दिनकर मूलतः भावप्रवण व्यक्ति हैं। अधिकतर उनकी प्रतिक्रियाएं विवेकात्मक न होकर भावात्मक होती है। इसी कारण उग्रता के प्रति उनका सहज आकर्षण रहा है। दिनकर मूलतः कवि थे और एक कवि के रूप में ही उन्हें अधिक ख्याति प्राप्त हुई। उनका गद्य साहित्य भी विशेष महत्व का है। देश के स्वाधीन होने के समय वे हिंदी के एक प्रमुख और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय आंदोलन की समसामयिक गतिविधियों से अभिन्न रूप से संबद्ध रही थी। कहा जाता है कि वे अपने समय के हाथ में पड़ी हुई वंशी थे, जिसमें उनका काल अपने को अभिव्यक्त करता था। दिनकर का साहित्य अधिकांशतः उनकी व्यक्तिगत एवं बाह्य परिस्थितियों में से नियंत्रित रहा है। दिनकर की मुक्तक रचनाएं रेणुका, होंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू। दिनकर के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। दिनकर की आलोचनात्मक रचनाएं मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, साहित्यमुखी, वेणुवन, वट पीपल, रेती के फूल, चेतना की शिखा, अर्धनारीश्वर। दिनकर के निबंध संग्रह धर्म, नैतिकता और विज्ञान, आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी। दिनकर के यात्रा विवरण, मेरी यात्राएं, देश विदेश संबंधी रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, भारत की सांस्कृतिक कहानी, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारतीय एकता,
दिनकर की संस्मरणात्मक रचनाएं, लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए उन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर भारतीय संस्कृति को समझने का सार्थक प्रयास है। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। पहला, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 प्रकरण हैं। दूसरा, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसमें 7 प्रकरण हैं। तीसरा, संस्कृति और इस्लाम, इसमें 12 प्रकरण हैं। चौथा, भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें 17 प्रकरण हैं। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित पुस्तक है, जिसे साहित्य अकादमी ने सन 1956 में न केवल पहली बार प्रकाशित किया, अपितु आगे चलकर उसे पुरस्कृत भी किया। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उसे लिखने का प्रयत्न किया है। वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत का आधुनिक साहित्य प्राचीन साहित्य से किन किन बातों में भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। उनका विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। प्रथम अध्याय, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 प्रकरण हैं। प्रकरण 1, भारतीय जनता की रचना। प्रकरण 2, आर्य द्रविड़ समस्याएं। प्रकरण 3, आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। ये अध्याय, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसमें 7 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण, युद्ध से पहले का हिंदुत्व। दूसरा प्रकरण, जैन धर्म। तीसरा प्रकरण, बौद्ध धर्म। चौथा प्रकरण, वैदिक बनाम बौद्ध मत। 5वां प्रकरण, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। 6ठा प्रकरण, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव। 7वां प्रकरण, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में सवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदलापन आया, वह काफ़ी दूर तक उन्हीं सवालों का परिणाम था। तीसरा अध्याय, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें 12 प्रकरण हैं। प्रकरण 1, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। प्रकरण 2, इस्लाम धर्म। प्रकरण 3, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। प्रकरण 4, हिंदू मुस्लिम संबंध। प्रकरण 5, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। प्रकरण 6, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। प्रकरण 7, अमृत और हलाहल का संघर्ष। प्रकरण 8, सिख धर्म। प्रकरण 9, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। प्रकरण 10, साहित्य और भाषा पर प्रभाव। प्रकरण 11, उर्दू का जन्म। प्रकरण 12, सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप।
संस्कृति के 4 अध्याय में तीसरी क्रांति विस्तृत विचार है। दिनकर जी ने प्रश्न उठाया है कि किस राह पर चलकर हिंदू मुसलमानों के और मुसलमान हिंदुओं के निकट आ सकता है। उनका कहना था कि गजनबी व गोरी के साथ इस्लाम भारत पहुंचा, वह इस्लाम नहीं जिसकी व्याख्या हज़रत मोहम्मद व उनके प्रारंभ के 4 खलीफाओं ने की थी। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम के विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ है। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें 17 प्रकरण हैं। प्रकरण 1 भारत में यूरोप का आगमन, प्रकरण 2 शिक्षा में क्रांति, प्रकरण 3 ईसाई धर्म और भारतीय जनता, प्रकरण 4 हिंदू नवोत्थान, प्रकरण 5 ब्रह्म समाज, प्रकरण 6 महाराष्ट्र में नवोत्थान, प्रकरण 7 आर्य समाज, प्रकरण 8 थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, प्रकरण 9 धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, प्रकरण 10 कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रकरण 11 प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, प्रकरण 12 स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, प्रकरण 13 भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, प्रकरण 14 विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रकरण 15 मुस्लिम नवोत्थान, प्रकरण 16 सर मोहम्मद इकबाल, प्रकरण 17 भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय चौथी क्रांति भारतीय संस्कृति और यूरोप के संबंध पर आधारित है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज देश में व्यापार करने आए और उपनिवेश स्थापित करने लगे। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। पश्चिमी संसार के संपर्क में आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार हुआ। इसमें ईसाई मिशनरियों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। इस विषय पर भी दिनकर जी ने इस अध्याय में चर्चा की है। अंग्रेजों के साथ बने संपर्क ने देश की जनता में किस प्रकार आत्मचेतना उत्पन्न की, किस प्रकार विभिन्न समुदायों में पुनर्जागृत की भावना उत्पन्न हुई, इसका विशद विश्लेषण इस अध्याय में है।